स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त है प्रहार का और प्रहार की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बीजेपी ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। बीजेपी ने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। इस बदलाव को 27 और 29 के लिहाज से बड़ा माना जा रहा है। बीजेपी ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और त्रिपुरा में अपने प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं। हर्ष मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अर्चना गुप्ता हरियाणा बीजेपी की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं। इसके साथ ही साथ पंजाब में भी अध्यक्ष को बदला गया है। इसके साथ ही साथ त्रिपुरा में भी अध्यक्ष को बदला गया है। केवल ढिल्लों पंजाब बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो वहीं अभिषेक देबरॉय त्रिपुरा बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो 4 राज्यों में ये फेरबदल किया गया है। दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा को जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली में बीजेपी की कमान संभालने की हर्ष मल्होत्रा फिलहाल मंत्री भी हैं, तो ऐसे में देखना यह होगा कि वो मंत्री पद छोड़ेंगे और राज्य में संगठन की जिम्मेदारी संभालेंगे तो कितना महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही साथ पंजाब में आने वाले चुनावों को देखते हुए केवल ढिल्लों पर भरोसा जताना ये कितना महत्वपूर्ण निर्णय है बीजेपी का, इस पर भी निगाहें सभी की बनी रहेंगी। पॉलिटिकल एडिटर हमारे देवेंद्र पाराशर इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, समझाइए, 4 राज्यों में जो 4 नाम सामने आए हैं, इनके पीछे क्या समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी ने की है? और सबसे पहले पंजाब की अगर आप बात कर रहे हैं तो क्योंकि अगले साल चुनाव होना है, तो केवल सिंह ढिल्लों जो कि तकरीबन 76 साल उनकी उम्र है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कांग्रेस में बहुत प्रभावी नेता के तौर पे जाने जाते थे। फिर अमरिंदर सिंह का जब कांग्रेस से विच्छेद हुआ तो ये भी बीजेपी में आ गए और उसके बाद पहले ये 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। संगरूर में लोकसभा उपचुनाव जब हुआ था तो उसमें बीजेपी कैंडिडेट थे, जिसमें इनको हार का सामना करना पड़ा। और पार्टी क्योंकि अगले साल चुनाव में जा रही है तो उस लिहाज से एक प्रमुख सरदार चेहरे के तौर पर इनको आगे करने की कोशिश की गई। दूसरे नाम की बात करने दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा, तो हर्ष मल्होत्रा भी केंद्र सरकार में मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री में एमओएस है और उनको सरकार से हटाया जाएगा क्योंकि निश्चित तौर पर बीजेपी में एक व्यक्ति का सिद्धांत चलता है, तो उस लिहाज से मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों नहीं रह सकते। अभी जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तो आगे जब एक्सपेंशन होगा तो उस कंडीशन में निश्चित तौर पर उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं और बीजेपी ने एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पंजाबी कम्युनिटी वाली लाइन को ही जारी रखी है। इससे पहले वीरेंद्र सचदेवा वो भी पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं, उनका कार्यकाल पूरा हुआ, उनके कार्यकाल में बीजेपी को शानदार सफलता हासिल हुई है। तो ऐसे में लगभग तय माना जा रहा है कि बीजेपी की जब राष्ट्रीय टीम बनेगी या फिर किसी और प्रमुख भूमिका के तौर पे वीरेंद्र सचदेवा को आगे किया जाएगा और उनकी जगह पर हर्ष मल्होत्रा, तकरीबन 61 साल उनकी उम्र होगी, उनको भेजा गया है। हरियाणा की अगर बात कर लें तो हरियाणा में जो नाम है वो निश्चित तौर पे थोड़ा सरप्राइजिंग नाम है। सरप्राइजिंग इस लिहाज से कि और बड़े 2-3 नाम चल रहे थे जिनको लेकर पिछले कुछ महीनों में ज़्यादा चर्चाएं चल रही थी कि हरियाणा में इनको कमान दी जाएगी, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो कि प्रदेश की महामंत्री रही हैं, चुनावी राजनीति का उनको ऐसा कोई अनुभव नहीं है लेकिन पेशे से डॉक्टर हैं और उनको पार्टी ने कमान सौंपी है। उम्र भी मुझे लगता है कि एक यूथ जो बीजेपी की आमतौर पर कोशिश रहती है, जैसे पंजाब के केस में वो नहीं है, लेकिन आमतौर पर बीजेपी की कोशिश है कि संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को मौका दिया जाए, उस कैटेगरी में ये फिट बैठती हैं। इनकी उम्र लगभग 43 से 44 साल के आसपास होगी। और इसके अलावा त्रिपुरा की बात कर लें तो त्रिपुरा में भी यही उम्र का पैटर्न बरकरार रखा गया। वहाँ भी लगभग इसी एज ब्रैकेट के देवराय जो कि एक बार के विधायक हैं, 2023 में त्रिपुरा में वो विधायक बने हैं और उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। प्राची, बिल्कुल, देखिए 4 नाम है और इन चारों नामों के पीछे क्या क्या समीकरण है तो देवेंद्र आपने समझाया, लेकिन बात अगर पंजाब की कर लें और पंजाब में आने वाला चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में केवल सिंह ढिल्लों के नाम का ऐलान होना, क्या समीकरण साधने की कोशिश है? संगठन में क्या कुछ फेरबदल करने की जरूरत है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को? ये क्या चुनौती है जिसके लिए ढिल्लों परफेक्ट बैठेंगे? ये पंजाब में सबसे बड़ी चुनौती अगर आप देखें बीजेपी के लिहाज से तो वो ये रहता है कि पंजाब की कम्युनिटी बीजेपी की लाइन को टो करे, उनको पसंद करे। अभी तक अगर आप देखें तो ख़ासतौर पे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सिखों के संदर्भ में अगर आप बात करें तो तमाम बड़े और ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, एक के बाद एक काम कराए गए हैं। बावजूद इसका कोई पॉलिटिकल डिविडेंड बीजेपी को पंजाब में नहीं मिलता रहा है। और ख़ासतौर पे कृषि कानून के बाद आपने देखा कि किस तरह से एक नैरेटिव खड़ा करने की वहाँ पर कोशिश की गई थी। इन सारी चुनौतियों के बाद अब जब अगले साल पंजाब में चुनाव होना है, आम आदमी पार्टी के सांसदों का एक बड़ा धड़ा, राज्यसभा सांसदों का बड़ा धड़ा बीजेपी के साथ आ चुका है, तो वहाँ पर यह कोशिश बीजेपी की ज़रूर है कि पंजाब में अपनी धमक जताएं। और उसमें एक बड़ा इशू ये रहेगा कि एक तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, उनका कुशासन का आरोप, और दूसरा ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई, ये सारी चीजें प्रमुख रहेंगी चुनाव के मुद्दे में। जी, शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।
और अब बात करेंगे बकरीद की। शहर शहर ईद उल अजहा की नमाज अदा की जा रही है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और यूपी से लेकर बंगाल तक बकरीद के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। यूपी, बंगाल, असम, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगी है। कुर्बानी को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से अपील की जा रही है कि वो कुर्बानी को लेकर सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करें। गौवंश की कुर्बानी देकर हिंदुओं की आस्था को ठेस ना पहुंचाएं, खुले में कुर्बानी ना करें। सरकार भी कुर्बानी को लेकर सख्त है। पुलिस असामाजिक तत्वों पर पैनी निगाह रखे हुई है। भारी पुलिस बल के साथ साथ ड्रोन से भी संवेदनशील इलाकों में नजर रखी जा रही है। मुंबई में 10,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। 8 एडिशनल कमिश्नर, 21 डिप्टी कमिश्नर, 61 एसीपी, करीब 2,000 इंस्पेक्टर्स के साथ 10,000 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात हैं। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, भोपाल, मुरादाबाद, जयपुर, देहरादून और गुवाहाटी, ये 8 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि आज के दिन कोई माहौल को खराब ना कर सके। इस बीच बड़ी खबर मुंबई से सटे कल्याण से आ रही है। कल्याण में बकरे की कुर्बानी को लेकर हंगामा हो गया है। कल्याण के सर्वोदय सृष्टि इलाके में पर्दा लगाकर बकरों की कुर्बानी का विरोध हुआ। पुलिस और केडीएमसी की टीम ने मौके पर पहुंचकर कुर्बानी को रोक दिया, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज में काफी नाराजगी है। मुसलमानों का कहना है कि कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को प्रशासन ने अचानक रोक दिया, जबकि वैकल्पिक जगह काफी छोटी है। मुसलमानों का आरोप है कि पुलिस ने सिर्फ 2 दिन पहले नोटिस दिया, जबकि ऐसी सूचना 1 महीने पहले दी जानी चाहिए थी ताकि दूसरा इंतजाम किया जा सके। हम लोग दिल से कुर्बान करते बकरे को या जानवर को कुर्बान करते अल्लाह की राह में। अब ये कुर्बानी को आज पुलिस बाजारपेट पुलिस स्टेशन में आके कुर्बानी को सर्वोदय सृष्टि में हमने पर्दे के साथ कुर्बानी कर रहे थे, इसको आके रुका दिया। ये 100% मुसलमानों का एरिया है, सर्वोदय का, कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, फिर भी इसको रुकाया गया यहाँ पर। ये बहुत बड़ा हमारे साथ नाइंसाफी, हमारे साथ जुल्म हो रहा है यहाँ पर। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि भाई हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमें एक ऐसा स्लॉटर हाउस दिया जाए जिसमें हम कुर्बानी कर सके। और कल्याण से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जहां बकरीद के दौरान बवाल हुआ है। कल्याण के दुर्गाजी किले पर नमाज के वक्त मंदिर में नो एंट्री पर शिवसेना समेत कई हिंदू संगठन हंगामा कर रहे हैं। कल्याण के दुर्गाजी किले के अंदर ईदगाह में बकरीद की नमाज पढ़ी जाती है। नमाज के दौरान हिंदुओं के प्रवेश पर 30 मिनट तक रोक लगा दी जाती है, लेकिन इस बार इस पाबंदी पर महाभारत छिड़ गई है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये जो दुर्गाडी किला है, इसके अंदर बकरीद वाले दिन नमाज पढ़ी जाती है और उस वक्त हिंदुओं की एंट्री पर रोक रहती है। 30 मिनट तक तकरीबन हिंदुओं की एंट्री पर रोक रहती है और हर साल ऐसी ही व्यवस्था की जाती है, लेकिन इस बार विरोध बढ़ गया है। इस बार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बकरीद को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। अब खबर मुंबई के कुर्ला से भी है। मुंबई के कुर्ला में मुसलमानों ने सड़क के किनारे नमाज पढ़ी, जिसके लिए पुलिस की तरफ से बाकायदा परमिशन ली गई थी। मुंबई में बकरीद को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। उधर बीएमसी ने गोरेगांव समेत कई सोसाइटी के अंदर कुर्बानी पर रोक लगा दी है। मुंबई शहर और उपनगरों को मिलाकर कुल 119 अधिकृत जगहों पर कुर्बानी की अनुमति दी गई है। मुंबई में हर जगह पर ईद मनाई जा रही है और ईद की जो सुबह की नमाज होती है, जिसे फजर की नमाज कही जाती है, वो इस वक्त कुर्ला स्टेशन के बाहर अदा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के जो बांधव हैं वो सभी यहां आकर नमाज अदा कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर पुलिस का भी बंदोबस्त रखा गया है। और यहां पर हर साल की तरह इस साल भी सड़क के किनारे नमाज अदा की जा रही है। दूसरी ओर यातायात को भी कहीं कोई बाधा न हो, इसलिए दोनों तरफ की सड़क जो है वहां पर खुली रखी गई है। सड़क की एक और लोग नमाज अदा कर रहे हैं तो दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि ट्रैफिक का मूवमेंट भी जारी है, क्योंकि कुर्ला का यह स्टेशन है और यहाँ पर इस सड़क पर सुबह से ही वाहनों की आवाजाही बड़े पैमाने पर होती है, क्योंकि बेस्ट की बसों से लेकर रिक्शा से जाने वाले लोग भी होते हैं। इसीलिए ट्रैफिक भी न रुके और नमाज भी अदा हो, इसलिए पुलिस ने यहाँ पर पूरी तैयारी कर रखी है, जिसके चलते हम देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर बैठे हुए मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज भी अदा कर रहे हैं। तो दूसरी ओर ट्रैफिक का मूवमेंट भी जारी है। हर साल की तरह इस साल भी ईद जो है पूरे मुंबई शहर में मनाई जा रही है। सुबह की नमाज जो है अलग अलग इलाकों में अदा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं।
वहीं 2 दिन पहले जिस मीरा रोड पर बवाल हुआ था उस सोसाइटी में आज माहौल बदला नजर आ रहा है। सोसाइटी के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। सोसाइटी में कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी गई है। मीरा रोड से भी मेरे सहयोगी राजेश की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई से सटे मीरा रोड में 2 दिन पहले बकरीद के बकरे को लेकर काफी बवाल हुआ था और पूनम स्टेट क्लस्टर 1 के इसी इमारत में बकरे रखे गए थे, जिसे लेकर हिंदुवादी संगठन यहां पे पहुंचे थे और बकरों को बाहर निकालने के लिए वो आमादा थे। बाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उनकी बात मानी और यहां से बकरे निकाले गए। आज बकरीद है और सब कुछ ठीक से निपट जाए, इसके लिए मीरा भयंदर वसई विरार की पुलिस ने यहाँ पे चाक चौबंद इंतजाम किए हैं और आपको गेट पर इस वक्त नजर आ रहे हैं पुलिस अधिकारी बैठे हैं। अंदर में पुलिसकर्मी जो हैं वो मौजूद हैं। सोसाइटी के जो लोग हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। सर, सब कुछ आज सौहार्दपूर्ण तरीके से हो रहा है? आज सब कुछ सौहार्दपूर्ण तरीके से नहीं, अभी सब कुछ नॉर्मल है, कोई इशू नहीं, सब सॉर्टेड है, अमन शांति है यहाँ पर। पहले क्या इशू था और वो सब सॉल्व हो गया? सब सॉल्व हो गया, कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जो होने का था हो गया, अभी आगे चल के कुछ नहीं होने वाला है। प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग मिला, पब्लिक का सहयोग मिला। आप लोगों की क्या शिकायत थी मैम? सब चीजें ठीक हो गई? जो शिकायत थी उसका समाधान हो गया? फिलहाल तो माहौल शांत है, जो होना था हो चुका, अब आगे देखना है हमको क्या करना है। मुबारक है। अभी सब लोग जो मिल रहे हैं एक दूसरे से, पहले भी हम लोग मिलते थे, हम लोग वहाँ पे गणपति और जो है ईद सब मिल के मनाया करते थे, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये सब हो रहा है, जबकि वो भी शांत हो जाएंगे। तो सब कुछ मुबारक है आज इस सोसाइटी? कुछ मुबारक है, सब कुछ मुबारक है। यस, मुबारक है। तो फिलहाल पूनम स्टेट मीरा रोड में जो 2 दिन पहले गलत वजहों से चर्चा में आया था, वो इस वजह से चर्चा में आया था कि यहाँ जो रहने वाले कुछ जो मेंबर्स हैं जो हिंदू हैं, उनका कहना था कि बकरे जो है बिना परमिशन के यहाँ लाए गए थे, मुस्लिम समाज ने लाए हैं। उसके बाद से काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ। हालांकि बाद में एमबीएमसी यानी कि मीरा भयंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उन बकरों को यहाँ से हटाया। अब सोसाइटी मेंबर्स का ये कहना है, साथ ही जो यहाँ पे रेसिडेंट्स उनका कहना है कि अब सब कुछ भला है। उधर बंगाल में भी बकरीद पर इस बार माहौल बदला है। सालों बाद बंगाल में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। इस बीच बड़ी खबर यह है कि सीएम शुवेंदु अधिकारी ने नदिया में गौ पूजा की। शुवेंदु अधिकारी ने नदिया के स्कॉन गौशाला में गाय की पूजा की और आरती उतारी। शुवेंदु अधिकारी ने बकरीद पर सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। गाय और कम उम्र को मवेशियों की कुर्बानी पर पाबंदी लगाई है। कुर्बानी को लेकर जारी गाइडलाइंस के बीच शुवेंदु ने गाय की पूजा करके साफ मैसेज दिया है कि अब बंगाल में हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना भारी पड़ सकता है। बंगाल में शुवेंदु सरकार के बनते ही रोड पर नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी लग गई है। थोड़ी देर पहले मुसलमानों ने कोलकाता के परेड ग्राउंड में बकरीद की नमाज अदा की। मुसलमान कई साल से कोलकाता के रेड रोड पर नमाज पढ़ते आ रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस बार माहौल बदल गया है। 107 साल के बाद रेड रोड पर नमाज नहीं पढ़ी गई, उसकी जगह लोगों ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद नमाजियों ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। बंगाल में सरकार बदलने के बाद इस बार ईद का नमाज सड़कों पे नहीं बल्कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में किया गया। और ये जो रास्ता है ये रेड रोड है। 1978 से लगातार इसी रेड रोड पे नमाज अदा किया जाता था। हालांकि इस बार सरकार परिवर्तन के बाद ये रेड रोड नहीं बल्कि नमाज अदा किया गया ब्रिगेड परेड ग्राउंड में और नमाजी भी इससे काफी खुश नजर आए। नहीं, बहुत अच्छा है। ब्रिगेड में आप जो देख रहे हैं, जो फैसिलिटी हमारे शुवेंदु अधिकारी सीएम की तरफ से है, हम सारे मुसलमान की तरफ से उनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि बहुत अच्छा इंतजाम किए हैं। ब्रिगेड में भी बहुत दिन से नमाज पढ़ते थे और यहाँ भी नमाज पढ़ने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं और बहुत ज्यादा ही फैसिलिटी मिला है। पार्किंग का लेके, आने का लेके, जाने के लिए अभी देख रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ से हम लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस जो हो और यहाँ के जो नेता लोग हैं उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। हम दिल से हम जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके तरफ से हम अपने सारे हिंदू भाई को और भी जो सिख भाई हैं, ईसाई भाई है, सबको शुक्रगुजार करते हैं। जो इंतजामात है ठीक है और अच्छा होना चाहिए डे बाय डे इंशाल्लाह। और
अब आइए आपको बताते हैं कि देश भर में आज बकरीद के त्योहार पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए। ओंकार सरकार कोलकाता से हमारे साथ हैं, लखनऊ से विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ हैं और राजेश कुमार मुंबई से हमारे साथ हैं। विशाल, आपके पास मैं आ रही हूं। लखनऊ में किस तरीके के इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं? नमाज भी अता हो, बाकी लोगों को परेशानी भी ना हो और बकरीद का त्योहार सामाजिक सौहार्द के साथ मनाया जाए। प्राचीन समय हम लखनऊ के कैसरबाग इलाके में मौजूद हैं। पूरे लखनऊ में जो नमाज है वो संपन्न कर ली गई है, अदा कर ली गई है। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कुर्बानी को लेकर के सरकार की तरफ से गाइडलाइंस दी गई थी उसका पालन भी लखनऊ के लोग कर रहे हैं। हम इस समय कैसरबाग इलाके के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहाँ ठीक बगल में मस्जिद है और उसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं कि बकरों को भी यहाँ लाया गया है। और बकरों की जो कुर्बानी होती है वो ईद उल अजहा में 3 दिन के लिए पूरी तरीके से मान्यता होती है। तीसरे दिन कुर्बानी की जाएगी और हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर इस बकरों की देखभाल कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात प्राची ये है कि जो कुर्बानी होगी वो गरीबों को जाएगी, उन लोगों को जाएगी जो दरअसल इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो बातें आप लोग को बोली गई थी उसका पूरा पालन हो रहा है। पालन हो रहा है, बहुत अच्छी तरीके से पालन हो रहा है और सरकार की तरफ से बहुत अच्छी मजबूती, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी बनी हुई है। और हर जगह पर डस्टबिन वगैरह सरकार ने रखा रखी है कि लोग पन्नी ना डालें, कोई फेंके ना, कूड़ा ना फेंके, तो इसलिए डस्टबिन वगैरह सरकार ने, नगर निगम ने सपोर्ट किया है। और प्रशासन की तरफ से हर तरीके से रात भर गश्त चला है, कोई परेशानी की बात नहीं है और किसी तरीके की कोई प्रकार। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से, आप लोगों से बातचीत किया था, जानकारी दिया था कि खुले में कुर्बानी नहीं होगी? नहीं, अंदर कुर्बानी होगी, गाइडलाइन के हिसाब से कुर्बानी होगी। ये नहीं कि बाहर लोग जो है लिए काटते हैं। अच्छी बात यह है विशाल, जो सरकार ने कहा उसे माना भी जा रहा है और लोग ये समझ रहे हैं कि सरकार जो गाइडलाइंस दे रही है वो उनके लिए ही दे रही है। राजेश, आप भी तस्वीरें दिखाइए। सबसे ज्यादा बवाल इस बार मुंबई में ही देखने को मिला है बकरीद से पहले। आज माहौल शांत है या नहीं? बिल्कुल, मुंबई और मुंबई से सटे मीरा रोड में पिछले 2 दिनों से जो तस्वीर दिख रही थी उससे आज उलट तस्वीर है। आज मैं मीरा रोड की उसी सोसाइटी में मौजूद हूं जहां 2 दिन पहले काफ़ी विवाद हुआ था, बकरे रखने को विवाद हुआ था, लेकिन यहां फिलहाल सब कुछ शांत है। अमनो अमान से ईद जो है वो मनाई जा रही है। जो लोग अंदर मौजूद हैं उनसे बात है, उनका कहना है कि लोग गले मिलकर ईद मना रहे हैं और साथ ही दिल भी मिल रहे हैं। 2 दिन पहले जो थोड़ी बहुत खटास आ गई थी रिश्तों में वो भी आज खत्म होता हुआ नजर आ रहे हैं। जो लोग ईद मना के बाहर निकले हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। आज क्या नाम आपका और इसी सोसाइटी में रहते हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ये क्लस्टर 1 में रहता हूँ। मेरा नाम है जाकिर सोलंकी और मैं पिछले 6-7 साल से यहाँ रहता हूँ। आज सब कुछ ठीक ठाक, सब कुछ अमनो अमान है और सब नॉर्मल है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। ये एक एपिसोड बना था 2-3 दिन पहले और ये बाहर के लोगों ने किया था। हमारे अंदर के सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम भाई सब हम लोग एक साथ में रहते हैं और अमन चैन के साथ रहते हैं और कोई एक दूसरे को हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। हर गले मिलकर ईद मना रहे हैं। बिल्कुल, गले भी मिले हैं और दिल भी मिले हैं हमारे और इंशाल्लाह आगे भी मिलेंगे। और इनके भी त्यौहार आ रहे हैं, गणपति आ रही हैं, फिर इसके बाद जो ये रामनवमी होती है, सब हम लोग मिलजुल के मनाते हैं सर। और हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं हम लोग। जी, इसके पहले कभी यहाँ ऐसा हुआ? नहीं सर, कभी नहीं हुआ आज तक। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। ठीक है राजेश, जो 2 दिन पहले हुआ, कम से कम ऐसी तस्वीर तो आज देखने को नहीं मिल रही है। कोलकाता भी चल लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा इस बार पश्चिम बंगाल की है, शुवेंदु सरकार के फैसलों की है। सरकार बदल चुकी है तो क्या त्योहार मनाने का तरीका भी बदला नजर आ रहा है ओंकार कोलकाता में? प्राची, पहले तो क्रोनोलॉजी में समझा देता हूं कि पिछले 107 साल से पहले तो ये शहीद मीनार पे नमाज अदा किया जाता था। उसके बाद भीषण बाढ़ की वजह से 1978 से रेड रोड पर नमाज अदा किया जाता था और पिछले साल भी रेड रोड पर ही नमाज अदा किया गया था। हालांकि इस बार सरकार बदलने के बाद माहौल पूरा तरीके से बदल गया है और इस बार जैसे कि देखा गया ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पहली बार ये नमाज अदा किया गया। तो इसके लिए सरकार की तरफ से सभी सुरक्षा बंदोबस्त और इनके जितने भी लोग आए उनके लिए सभी व्यवस्थाएं भी की गई थी सरकार की तरफ से। और जितने भी नमाजी यहाँ पर पहुंचे थे वो भी काफी खुश नजर आए क्योंकि उनका कहना है कि उनको नमाज पढ़ने के लिए जगह चाहिए, ना कि सड़क चाहिए। तो ये जो सड़कों के बदले नमाज अभी खुले जगह में पढ़ी जा रही है जहां पर लोगों को कोई परेशानी ना हो, लोगों को कोई समस्या ना हो। तो इसको मद्देनजर रखते हुए नमाजी भी काफी खुश है क्योंकि ये जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड है काफी बड़ा है और ये खुला जगह है, खुला मैदान है, इसमें पार्किंग का कोई इश्यू नहीं है। गाड़ी भी अपने
रफ्तार से चल सकता है। तो सब बिल्कुल मिला ओंकार, के आज सभी को ध्यान में रखकर ये फैसले लिए गए हैं और इसका असर ग्राउंड पर दिख भी रहा है। शुक्रिया ओंकार, विशाल और राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करेंगे कर्नाटक की, जहां पावर ट्रांसफर का रास्ता साफ हो गया है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया की अपने मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग खत्म हो गई है। इस दौरान सिद्धरमैया ने कहा कि वो पार्टी हाईकमान के आदेश को मानते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। सिद्धरमैया ने ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान अपने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें नए चेहरे के लिए जगह बनाने को कहा था। सिद्धरमैया ने यह भी कहा कि राहुल गांधी जो कहेंगे मैं वही करूंगा। इस बैठक में सिद्धरमैया ने साफ कर दिया कि डीके शिव कुमार अगले सीएम होंगे। उन्होंने सभी मंत्रियों से शिव कुमार का साथ देने को कहा। अब सिद्धरमैया थोड़ी देर बाद लोक भवन जाकर अपना इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि कर्नाटक में सियासी हलचल मची है तो कर्नाटक के राज्यपाल मध्य प्रदेश में अपने घर पर पहुंच चुके हैं। अब इसके पहले आज ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान दिलचस्प तस्वीर भी देखने को मिली। डीके शिव कुमार जब इस बैठक में भाग लेने पहुंचे तो उन्होंने सिद्धरमैया के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और फिर सिद्धरमैया ने शिव कुमार को गले भी लगाया। इस तरह कांग्रेस ने में ऑल इज वेल का मैसेज दिया गया। ये तस्वीर बहुत जरूरी है क्योंकि सिद्धरमैया पुराने नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, कई मंत्रियों का समर्थन उनको प्राप्त है, कई विधायकों का समर्थन उनको प्राप्त है और जिस समुदाय से वो आते हैं उसकी आबादी तकरीबन 7.1% है। ऐसे में सिद्धरमैया की नाराजगी वाला जोखिम कांग्रेस उठाना नहीं चाहती है, इसलिए सब कुछ ठीक है वाली तस्वीरों को सार्वजनिक करना चाहती है। कांग्रेस ने कर्नाटक में सिद्धरमैया से इस्तीफा लिया है, जो राज्य में ओबीसी समाज के बड़े नेता हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने इसके बाद राहुल गांधी पर करारा अटैक किया। बोम्मई ने राहुल पर ओबीसी समाज को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज कांग्रेस को करारा सबक सिखाएगा। Impact on Congress party as well as in electoral politics of Karnataka, especially the backward classes will go against the Congress, and it is a betrayal of backward classes by Congress party, especially Rahul Gandhi. He has been campaigning for OBC and has removed a OBC chief minister himself, and his crocodile tears for backward class has been exposed, and already people are reacting, especially the backward classes are totally disappointed and they are reacting very sharply and saying that they are going to teach a lesson in the next general election at 2028. अब इस वक्त कर्नाटक में हलचल बड़ी तेज है। थोड़ी देर में सिद्धरमैया इस्तीफा देंगे, राज्यपाल मौजूद नहीं है तो राजभवन को इस्तीफा सौंपा जाएगा और उसके बाद डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। रास्ता लगभग तय हो चुका है। टी राघवन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा। राघवन, सबसे पहले आप बेंगलुरु की हलचल मुझे बताइए। ब्रेकफास्ट मीटिंग में तो कांग्रेस ने दिखा दिया कि ऑल इज वेल है, लेकिन क्या वाकई ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक है? जी देखिए, जिस तरह की सिद्धरामैया की बॉडी लैंग्वेज थी, जो मिनिस्टर सब एक एक कर बाहर निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट मीटिंग खत्म होने के बाद, उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया ने शायद ये फैसला तभी कर लिया था दिल्ली में ही, जब वो राहुल गांधी ने जब उन्हें कहा था कि उन्हें अब जगह बनानी होगी, नए चेहरे को जगह देनी होगी और वो राष्ट्रीय राजनीति में आने के बारे में विचार करें। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जब वो राहुल गांधी से मुलाकात कर सुरेंद्र नगर में केजे जॉर्ज के घर तक पहुंचे थे, तभी उन्होंने ये फैसला कर लिया था और तब से उस फैसले पर वो अड़ी गए। आज भी ब्रेकफास्ट मीटिंग में उन्होंने बहुत साफ तरीके से कहा कि राहुल गांधी की बात मुझे माननी होगी, मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं इस्तीफा दूंगा। 3 बजे लोक भवन जाकर वो इस्तीफा देंगे। राज्यपाल वहां पर नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है जो एक रिटायर्ड सचिव हैं राजभवन के, उन्होंने मुझे बताया कि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि राज्यपाल वहां रहें। राज्यपाल के दफ्तर को इस्तीफा दिया जा सकता है और राज्यपाल कहीं से भी उस इस्तीफे को स्वीकार कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, इस मीटिंग में खुद सिद्धरामैया ने यह कहा कि अगले सीएम जो है वो डीके शिव कुमार होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सारे मंत्रियों से, क्योंकि वो सारे सीनियर लीडर्स हैं, तो वो डीके शिव कुमार का अगले 2 सालों में जो है उनका साथ दें, उनके साथ चलें, उनके हाथ को मजबूत करें और इस पर किसी भी तरह का विरोध जो है व्यक्त नहीं हुआ मीटिंग में। तो इससे ये साफ है कि पावर ट्रांसफर का जो रास्ता है वो बात साफ है और ये दिखाने की कोशिश है कि बहुत सब कुछ सही है। अभी देखिए, सारे मंत्री एक एक कर यहां से ब्रेकफास्ट मीटिंग के से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन डीके शिव कुमार अभी भी अंदर ही हैं, सीएम के साथ हैं। हो सकता है कि वो सीएम के साथ लोक भवन भी जाएं, ये दिखाने की कोशिश करें कि जो पावर ट्रांसफर हो रहा है वो बहुत स्मूथ है और ये बहुत बड़ा मैसेज जो है देने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह की
लोकप्रियता सिद्धरामैया के पास है प्राची, उससे अगर थोड़ा भी डिविएट होती है कांग्रेस पार्टी तो बड़ा नुकसान उनको सरकार चलाने में और आने वाले 2028 के चुनाव में भी हो सकता है। इसी वजह से ये पूरी कोशिश की जाएगी कि सिद्धरामैया के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ ये सत्ता हस्तांतरण हो रहा है और साथ में अब ये भी देखना होगा कि सिद्धरामैया का अगला रुख क्या होगा। पार्टी ने उन्हें तो निगाहें राघवन बनी रहेंगी कि सिद्धरामैया का अगला रुख क्या होगा, लेकिन जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की शुरुआत बीजेपी ने अभी से कर दी है कि एक ओबीसी मुख्यमंत्री को हटाया गया है, कांग्रेस ओबीसी विरोधी है, इसे कैसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, उसके लिए फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला यहां पर ऑलरेडी मौजूद हैं। ये बिल्कुल तय है कि जो सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर्स, चैंपियन कहे जाते हैं सिद्धरामैया, ये कहें कि अहिंदा मूवमेंट जो उन्होंने चलाया था, जिसकी बदौलत वो कांग्रेस के एक बड़े लीडर बने जेडीएस से आकर, तो उस पर करीब करीब 52 से 53% जनता की पकड़ जो है उनके पास है। उस वजह से सोशल बैलेंस को बनाकर रखना जरूरी है और यही कहा जा रहा है कि डीके शिवकुमार की जो नई कैबिनेट होगी उसमें हो सकता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर नए चेहरे होंगे। 3 ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो लिंगायत, दलित और माइनॉरिटी से भी हो सकते हैं। तो ये सोशल बैलेंस तो बनाकर पार्टी जरूर चलेगी और इसी का फायदा उनको 2028 के चुनाव में लेना है। साथ ही सिद्धरामैया का आशीर्वाद, और सिद्धरामैया अगर दिल्ली चले जाते हैं तो कोई झंझट नहीं है। अगर वो बेंगलुरु में रहते हैं तो फिर एक पावर सेंटर का मामला जो है वो बन जाएगा, सत्ता के 2 केंद्र हो जाएंगे, उस पर एक डीलिंग जो है वो मुश्किल होगी, लेकिन कोशिश अभी भी यही जारी रहेगी। और इस पावर सेंटर में उलझकर कहीं कांग्रेस को आने वाले चुनावों में नुकसान ना हो जाए, इसके लिए कांग्रेस ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है और कोशिश यही है कि सिद्धरामैया कम से कम दिल्ली आ जाएं। शुक्रिया आपका राघवन तमाम जानकारी के लिए। पिछले 2 दिन में करीब 2000 घुसपैठिए हिंदुस्तान छोड़कर बांग्लादेश लौट चुके हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन सबके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड सब हैं और ये दीदी की लक्ष्मी योजना से लेकर सारी योजनाओं का फायदा भी उठा रहे थे। इन लोगों को किसने बुलाया, किसने इनके डॉक्यूमेंट्स बनवाए, अब ये क्यों बांग्लादेश लौट रहे हैं, उसकी वजह है गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश के बॉर्डर पर 360 डिग्री प्लान एक्टिवेट कर दिया है। ये प्लान घुसपैठियों को तो समझ आ गया है, आप इस रिपोर्ट में समझ लीजिए। बंगाल बॉर्डर पर लाइन लगी है, दिन से लेकर रात का यही हाल है। ये कोई आम लोग नहीं हैं, ये घुसपैठिए हैं और ये बांग्लादेश बॉर्डर के हाकिमपुर चेक पोस्ट की तस्वीर है। घुप अंधेरा है, बोरिया बिस्तर बांधकर ये सब बैठे हुए हैं, सबकी नींद उड़ी हुई है, सब सुबह का इंतजार कर रहे हैं। सुबह होगी, ये सब फुर से बांग्लादेश भागेंगे, क्योंकि इन घुसपैठियों में 3D का खौफ समा गया है। ये पहले डिटेक्ट हुए, फिर डिलीट हुए और अब इनकी डिपोर्ट की बारी है। एक्शन से पहले ही ये बॉर्डर पार कर लेना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है आज नहीं गए तो हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। इन्हें इस बात का अंदाजा हो गया है कि अब दीदी नहीं है जो बचा लेंगी, अपना वोट बनाएंगी। सरकार मोदी की आ गई है, आज नहीं तो कल चुन चुन कर भगाएगी। आखिर ये भारत में कैसे घुसे, किसने इनको बुलाया और अब इन्हें किस बात का खौफ है, ये भाग क्यों रहे हैं, अब ये सब खुलकर बता रहे हैं। घुसपैठियों का पहला सैंपल है नोएन शेख। इसकी कुछ साल पहले ही भारत में एंट्री कराई गई। पेशे से बाइक मैकेनिक है, लेकिन अमित शाह के 360 डिग्री प्लान से और शुभेंदु अधिकारी के 3D से खौफ में है। बस किसी भी तरह से बांग्लादेश भाग जाना चाहता है। सुनिए। इधर बहुत झमेला चल रहा है, वही लिए चल जा रहे हैं। झमेला चल रहा है मतलब कैसा? और सब कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम दाम नहीं मिल रहा है, हम लोग चल जा रहे हैं। आप रहने वाले कहाँ के हो? हम लोग बंगाल का है। बंगाल के? तो आप बांग्लादेश से आए थे या यहीं के हो, वहाँ जा रहे थे? नहीं, बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? हो गया 2-3 साल हो गया। कैसे आए थे? वही हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था। यहाँ लाके फिर क्या प्रोसेस था यहाँ लाने का? यहाँ लाके उधर रख दिया है, तो बोलते अब तुम अपना काम दाम करेगा। आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब भी बनाया था? नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ कहाँ रहते थे बंगाल में? यहाँ हम लोग हावड़ा जिला। हावड़ा जिला। जी। क्या काम करते थे? हम बाइक मैकेनिक है। कौन लेकर आया था? क्या टीएमसी पार्टी या कोई पॉलिटिकल पार्टी लेकर? नहीं पता वो वाला। बस खाली पार कर। हाँ। आपके साथ और कितने लोग? हम 10 आदमी थे। अभी 10 जा रहे हो कि कोई? नहीं यार, कोई नहीं है, हम अकेला। क्या नाम है तुम्हारा? नोएन। जरा सोचिए, नोएन शेख के 10 में से 9 साथी
अभी भी हिंदुस्तान के भीतर हैं। वो कहां हैं, किस शहर में हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन वो भूल गए हैं जहां भी होंगे अमित शाह की 360 डिग्री चक्रव्यूह में जकड़े जाएंगे। जो बॉर्डर पहुंच चुके हैं वो तो इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए एक्शन से पहले निकल रहे हैं। जो बातें सामने आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों का ये दूसरा सैंपल है। इसका नाम है मोनिरुल शेख। खुद सुनिए, फिर समझ पाएंगे कि कैसे वोट के चक्कर में घुसपैठियों ने इसकी एंट्री कराई और देश और बंगाल के हक पर डाका डाल दिया गया। 40 साल पहले आए थे। अच्छा, तो फिर कैसे आए थे इस बार? वो एक दलाल लेके आया था। अच्छा, थोड़ा पैसा लिया था, तभी कम लेता था। अभी इतना कितना पैसा लिया था याद है? 5-6 जन आया था। अच्छा, और 600 से 500-600 करके लिया था एक जन का। अच्छा, 40 साल पहले। हाँ। फिर क्या हुआ, क्या करते थे यहाँ पर, कहाँ रहते थे? माँ बाप था, मेरा माँ बाप लेके आया था, इधर काम भी करता था, इधर ही रह गया। गांव में तो है ही नहीं कुछ, तो उधर जाके क्या करेगा, इसके लिए इधर ही था हम लोग। तो आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास? सब कुछ डॉक्यूमेंट है। सब वो आइडेंटिटी कार्ड है, वोटर कार्ड है। हाँ वोटर कार्ड है, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, हाँ, पैन कार्ड, सब कुछ तो है आपके पास? है। किसने बना के दिया ये सब? वो हम लोग ऐसा ही बनाया। कैसे बनाया? ऑनलाइन ही जमा करके बनाया, कोई बना के नहीं दिया हम लोग। अच्छा, एक बार गया था किसी के पास, पार्टी वाला के पास, तो बोलता है नहीं देगा, हम लोग से नहीं होगा, तुम लोग बांग्लादेशी, आज बना के देगा, कल भाग जाएगा। कोई दिया नहीं और किसी को पास गया भी नहीं। मैं अपने से कैसे बनाया? आपका तो पिता माता इनके सभी का तो डॉक्यूमेंट नहीं था, तो आप कैसे बना? लिख के दिया। कौन लिख के दिया? हम लिख के दिया। अच्छा, मतलब लोकल पार्षद? सुना आपने कैसे देश के कानून और सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी गईं। बकायदा इन्हें वोटर बनाया गया। मोनिरुल शेख को आगे सुनेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि दीदी से लेकर राहुल गांधी तक ये लोग SIR का विरोध क्यों कर रहे हैं। 24 साल में आप वोटर कार्ड बना, 26 साल में SIR में नाम काट दिया बस वही। अच्छा, तो वोट जो डालते थे किसको डालते थे? एक बार डाला तो ममता दीदी को दिया, तृणमूल को दिया था। तृणमूल को? अच्छा, क्यों? तृणमूल था उनको दिया। अभी वोटिंग कार्ड नहीं काटता था तो अभी इसको दे रहा था। तो तृणमूल सरकार में जब था तो क्या आप लोगों को इतना परेशानी हो रहा था? नहीं, कुछ परेशानी नहीं हुआ था। मेरा बीबी को पैसा मिलता था, रेशन पानी मिलता था, बहुत कुछ मिलता था हम लोग को। आपको भी राशन मिलता था? मेरा बीबी को। अच्छा। हम लोग को, मेरा भी। तो अभी तो सब काट गया, कुछ मिलने वाला नहीं है। अच्छा। तो क्या करेगा, अभी सब जा रहा है गाँव में। अच्छा, सब डॉक्यूमेंट होते हुए भी SIR नाम काट गया तो क्या करेगा अभी रख के। और मुख्यमंत्री तो बोल ही दिया है, बांग्लादेश को प्रवेश करके रहने नहीं देगा इधर। तो वो सब क्या करेगा, फेंक दिया, सब फेंक के अपन गाँव में जा रहा है, आपका गाँव में। इसीलिए दीदी को SIR के नाम से दर्द हो रहा था, क्योंकि सच्चाई ये है कि उनका वोट कट रहा था। और जब से शुभेंदु अधिकारी ने 3D यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट अभियान को तेज करने को कहा है, तब से घुसपैठियों में हड़कंप मच गया है। BSF सूत्रों की रिपोर्ट की माने तो बीते 24 घंटों में तकरीबन 1000 से 1200 बांग्लादेशी नागरिक इसी बॉर्डर से वापस बांग्लादेश लौट चुके हैं। बॉर्डर पर पहुंचने वाले हर शख्स का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसके बाद उनके डॉक्यूमेंट और आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। पूरी प्रक्रिया के बाद ही उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा रहा है। कई सालों से स्वार्थ की सियासत में इन घुसपैठियों को पाला गया, लेकिन अब कार्रवाई के डर से ये खुद हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि कुछ तो ऐसे हैं जो SIR की जांच के ऐलान के बाद भी भारत में घुस आए। इसी में से एक है घुसपैठिया साजल मियां। ये कुछ दोस्तों के साथ भारत आ गया था, लेकिन अब जेल जाने के डर से जल्द बांग्लादेश भाग जाना चाहता है। এখানে দাদা এই মাত্রই আসলাম। না না, তুমি বাংলাদেশ থেকে এখানে এসেছো তো? দাদা আমি একটা কথা বলবো, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি, আমার মানে আইডি কার্ড সবই আছে। আমি এসেছিলাম এখানে মানে বন্ধু বান্ধবের মানে একটা চাকরির জন্য বন্ধু বান্ধবের সাথে।
পরে আমি চাকরি পাই নাই, এখন আমি দেশে ফিরতে চাই। এখানে সুবিধা হচ্ছে কিছু? না, এখানে কিছু সুবিধা হচ্ছে না। তুমি চাকরি পাওনি ওই জন্য যাচ্ছ? আমি ভুলবশত এখানে এসে পড়ছি বন্ধুদের সাথে, এখন আমি যেতে পারছি না, কিভাবে যাব এখন? তাহলে ওই জন্য এখানে এসেছো? হ্যাঁ, ওই জন্য এখানে এসেছি। তোমার কাগজপত্র সব আছে? হ্যাঁ, আমার আইডি কার্ড আছে। আইডি কার্ড মানে কি, আধার কার্ড বা? আধার কার্ড, হ্যাঁ। কি নাম তোমার? আমার নাম সজল মিয়া। বন্ধুর সাথে কবে এখানে এসেছিলে তুমি? বন্ধুর সাথে এসেছিলাম 3-4 দিন হলো। 3-4 দিন? হ্যাঁ। পরে সে কোথায় গেল, পরে তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। আমার মিসিং হয়ে গেছে? না, ও আমাকে নিয়েছিল, পরে আমার কোথায় গেল। जरा सोचिए ये नेक्सस कैसे काम करता है। जब भी भारत आओ, आधार कार्ड से लेकर वोटर आई कार्ड सब कुछ बनाने वाले तैयार मिलते हैं, जो पैसों से इन सब को ये सब प्रोवाइड करा देते हैं। इन्हीं सब के लिए टीएमसी, कांग्रेस और सीपीआई जैसी सियासी दल चीख रहे थे, क्यों एसआईआर हो रहा है। ये माफूजा खातून है, इनका भी वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब बना हुआ है, लेकिन जब एसआईआर में नाम कट गया तो इसने भी बांग्लादेश का टिकट कटाना ही बेहतर समझा। क्या क्या डॉक्यूमेंट है? आधार कार्ड, आई कार्ड, रेशन कार्ड, की बोले वोटर कार्ड, सब कुछ है। फिर अभी जो ये सरकारी योजना मिलता था, लक्ष्मी भंडार, ये सब मिलता था? हाँ, मिलता। अच्छा, तो क्या बताना चाहेंगे, तब वापस क्यों जाने चाहते हो? अभी नतून सरकार आया, वो नहीं रखेगी। एसआईआर में नाम है ना, नाम कट गया? एसआईआर में नाम कट गया। अच्छा, इसी वजह से जा रहे हो? हाँ। अच्छा, तो और ये जितने भी सुविधा मिलता था, वो सुविधा क्या आखिर तक मिलता रहा? कुछ दिन पहले तक लक्ष्मी भंडार मिलता था? नहीं मिला। नहीं देते, नाम कट गया। नाम कटने की वजह से नहीं मिला। तो आप वोट डालते थे? किसको वोट डालते थे आप? हमें वोट डालते थे ना हर साल? हाँ, डाल। अभी अपन ममता से ना सीपीआर के आगे जाने नंबर में बजाते जाने एग्जाम का कुछ भी वो पर्सनल मैटर है। तो किसी एक को वोट डालते थे ना, हर साल वोट डालते थे। लेकिन 2002 में लिस्ट में नाम नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आपका नाम तो 2002 लिस्ट में नहीं था ना, तो वही तो नाम कटेगा से। अच्छा, तो इसलिए वापस जाना चाहते हैं? हकीमपुर बॉर्डर के आसपास अचानक ऐसी ही भीड़ नहीं बढ़ी है। सच तो यह है कि इनका वोटिंग कार्ड तो बन गया, लेकिन उसे प्रूफ कराने का दस्तावेज नहीं जुटा पाए, और जब पकड़े जाने का डर सताने लगा तो वापस लौटना चाहते हैं। ये माफूजा खातून का बेटा है रियाजुल शेख। माँ पिता का नाम एसआईआर में कट गया, लेकिन इसका नाम वोटिंग लिस्ट में आ गया। अब इसे डर सीएए का है, सीएए में भेद खुल जाएगा, इसीलिए ये भी निकल लेना चाहता है। आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है? मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, लाइसेंस है, सब कुछ A to Z जो रहना चाहिए एक लड़का का पास, वो तो है। अच्छा, तो अभी वापस क्यों जा रहे हो? अभी जा रहा हूँ, मम्मी का तो नाम कट गया, पापा का भी नाम कट गया, और मेरा खुद का मतलब मेरा नाम है 2026 में मेरा नाम आया वोट में, लेकिन मम्मी पापा का नाम कट गया। तो अभी बोल रहा है अभी जिन लोग सीए में अप्लाई कर सकते हैं उन लोग के लिए वजह से उन लोग के लिए भारत पश्चिम बंगाल है। अभी हम लोग तो सीए में नहीं पढ़ते, तो हम लोग को तो अभी जाना पड़ेगा। अभी तो हम लोग अगर हम लोग रहेंगे, लड़ाई करेंगे, कोई फायदा तो नहीं होगा, क्योंकि हम सीए में नहीं आते, जो सच बात है वही है। इसके लिए हम सोच रहे अभी चलो चला ही जाना पड़ेगा, और फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ बांग्लादेश। तो अभी 26 में वोट डाले थे? हाँ, मैंने डाला। अच्छा, किसको डाला? वो तो डाला, लेकिन अच्छा 21 में, 24 में? 24 में डाला। 21 हाँ 21 साल में नहीं, 21 में तो हुआ नहीं, तभी उम्र नहीं हुआ ना। 24 में भी वोट डाले? 21 में? 24 में डाला। पौरसभा वोट जब था ना, वो जो राजा का वोट था, क्या बोलते हैं उसको, भूल गया। वो कुछ भी 24 में प्रधानमंत्री का जो वोट था, हाँ लोकसभा, उसमें डाला। और लास्ट 25 में डाला, 26 में डाला। विधानसभा जब मुख्यमंत्री चुना जाता है? जी जी। अच्छा, वो वोट भी डाले आप? डाले। घुसपैठियों में अगर ये डर है तो ये डर अच्छा है। अब आप ही सोचिए, सिर्फ 24 घंटे में 100 से 200, 200 से 1000 अवैध बांग्लादेशी मिल रहे हैं, तो भारत में कितने होंगे, कितने लाख होंगे और कितने करोड़ होंगे, कहां कहां छिपे होंगे। ऐसा नहीं है कि सब बॉर्डर पर ही होंगे, बंगाल में हो सकते हैं, यूपी में होंगे, बिहार में होंगे, राजस्थान में होंगे, लेकिन अब ये सब भागेंगे जिसका तरीका अमित शाह ने बता दिया है।
360 डिग्री प्लान होगा और सीधा घुसपैठियों पर प्रहार होगा। सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करे। सिर्फ बांग्लादेश बॉर्डर पर ही नहीं, जहां जहां बॉर्डर है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय, जहां जहां बीएसएफ है उसके 50 किलोमीटर तक जांच होगी। पहले बीएसएफ की जांच का दायरा 15 किलोमीटर था, अब अमित शाह ने जांच का दायरा 360 डिग्री तक बढ़ा दिया है, जिसमें हर सीमावर्ती जिले के लिए 360 डिग्री सुरक्षा ग्रिड बनेगी। बॉर्डर से सटे इलाकों के नागरिक, राज्य सरकार का तंत्र और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर एक साथ काम करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध निर्माण को जमींदोज किया जाएगा। सीमा सुरक्षा के लिए बीएसएफ, सीबीडीटी, एनसीबी और राज्य सरकारें चारों मिलकर काम करेंगी। घुसपैठ, नारकोटिक्स, अतिक्रमण, टेरर फंडिंग और सीमा पार अपराधों पर शिकंजा कसा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। बैंकों का कानूनी वित्तीय अनुपालन, बड़े बड़े बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स के सत्यापन और उनके फंडिंग स्रोतों की जांच सुनिश्चित करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। म्यूल अकाउंट, फर्जी कंपनियों और फर्जी आधार कार्डों पर भी पैनी नजर रहेगी। तस्करी पर अंकुश लगेगा। जिले अपराध और नशे की समस्या के स्रोतों, पैटर्न और नेटवर्क का गहराई से अध्ययन कर अस्थायी सलूशन निकाला जाएगा ताकि ये समस्याएं दोबारा न पनपे। साइबर अपराधों पर लगाम के लिए 1930 कॉल सेंटर का प्रभावी उपयोग होगा। 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। अंतिम छोर तक सुशासन, आर्थिक अपराधों पर अंकुश और इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स को पूरा करने के लिए VVP2 को सफल बनाया जाएगा। अमित शाह ने अपना 360 डिग्री प्लान आज बीकानेर से एक्टिवेट कर दिया है। मकसद सिर्फ एक है, बॉर्डर पार से अब किसी ने कोई भी गुस्ताखी की तो उसकी खैर नहीं, चाहे वो पाकिस्तानी घुसपैठिया हो या बांग्लादेशी, अब कोई बचेगा नहीं। घुसपैठिए किस तरह से भारत के संसाधनों का और हिंदुस्तानियों के हक पर कब्जा जमा रहे थे, उसका एक सैंपल हमें और हाकिमपुरा चेक पोस्ट से मिला। ये बांग्लादेश से आया भिखारी है जिसे दीदी की सरकार में घर बैठा कर खिलाया गया। 3 बार ये वोट दे चुका है, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब बन चुका है, लेकिन जब इसकी चेकिंग हुई तो अब ये किसी तरह यहाँ से भाग जाना चाहता है। वोट डाले हो कभी आप? वोट दिया 3 बार को। 3 बार वोट दिया यहाँ पर, मतलब 21 साल में वोट डाले थे? 3 साल को 3 महीने का दिया, 3 बार का। अच्छा, मतलब 21 साल में जो वोट हुआ विधानसभा उसमें वोट डाले थे? दिया। अच्छा, किसको वोट डाले थे? ममता बनर्जी का, टीएमसी को। हाँ, वो ऑफिसर को बोला तो वो तो मैं वोट देता नहीं, वो तो मेरे वोट ऑफिसर को बोलता है, पूरा देता है वोट। अच्छा, कौन सा ऑफिसर? वो तो विभिन्न का वोट है, वो जो ऑफिसर है ना, मेरे वोट तो पूछता है तुम्हारा वोट किसे देगा, तब मैं बोलता है जो उसको देता हूँ, पूरा वोट डालता है, तो मैं ढालता नहीं, मैं ढालता है तो ये इधर देगा तो इधर तो जाता है। अच्छा, तो टीएमसी को वोट डाले थे? हाँ। तो और सरकारी क्या क्या सुविधा मिला? घर मिला? सरकारी को घर दिया नहीं, वो पंचायत है ना, उधर से दिया था, वो कौन दिया था मेरे तो मालूम नहीं। राशन मिलता था? राशन मिलता है, तो राशन कार्ड तो खो गया। अच्छा, राशन मिलता था? मिलता है, वोटर कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, सब कुछ है। सब कुछ है। ये लोग खुलेआम कह रहे हैं कि दीदी को वोट देते थे, शायद इसीलिए जब इनका नाम कटा तो सबसे ज्यादा मिर्ची
टीएमसी को ही लगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि त्रिपुरा का बॉर्डर अब जाम होगा, असम का भी पैक होगा। मिजोरम मेघालय से भी घुसपैठिए भारत में घुसने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि अमित शाह इन्हें चतुष्कोणी चक्रव्यूह से रोक देंगे। सरहद के उस पार से पैदा होने वाले सारे खतरों पर हमारी नजर तो होनी ही चाहिए, मगर सरहद के उस पार से सरहद के अंदर जिन लोगों का उपयोग कर कर आंतरिक खतरा होता है, उस पर भी हमारी नजर होनी चाहिए और उसको भी निर्दयता के साथ कानून के तहत कार्यवाही करनी चाहिए। इस प्रकार की एक चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड ही हमारे कंप्लीट सुरक्षा ग्रिड की कल्पना को पूरी कर सकती है। तो बीएसएफ की एक प्रकार से दोनों देशों की बॉर्डर जो आपकी सुरक्षा का जिम्मा है, वहां पर हमने चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करना है। एक प्रकार से कई लोग उसको 4 लेयर कहने का प्रयास करते हैं, ये 4 लेयर नहीं है। किसी भी खतरे के लिए चारों चार की संयुक्त जिम्मेदारी करनी है और इसीलिए मैं चतुष्कोणीय ग्रिड का नाम देता हूं। मतलब साफ है कि अब बॉर्डर से सटे 50 किलोमीटर के इलाके में जो भी अवैध गतिविधि होगी सब ट्रेस कर ली जाएगी, ड्रोन सिस्टम से नजर रखी जाएगी, लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी तय होगी, जरूरत पड़ने पर सेना भी मोर्चा संभालेगी। अब कोई घुसपैठिया आएगा, कोई आतंकी आएगा, कोई भी खतरा आएगा तो उसका इलाज तुरंत किया जाएगा।